नमस्कार विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो, तो देखो आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका श्री भाऊसाहेब हिरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना, धुले के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एक कॉलेज है। मान लीजिए कि कोई बच्चा महाराष्ट्र स्टेट का है, उसके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है, वो यहाँ पर 85% स्टेट काउंसलिंग करके एडमिशन करना चाहता है तो 85% प्लस ऑल इंडिया को। मान लीजिए कोई बच्चा है कि जिसके पास डोमासाइल नहीं है लेकिन वो 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके यहाँ पर एडमिशन करना चाहता है, तो उसको काउंसलिंग प्रोसेस 2024 में एडमिशन के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी ना, वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन विद डिटेल एक्सप्लेन करके इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों के लिए, साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया के अंदर से अगर अदर स्टेट के बच्चे भी 15% सीट के लिए अप्लाई करेंगे उनकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ अदर रिजर्वेशन जो है ना कौन कौन से हो सकते हैं उसकी भी डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर फी स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा अदर स्टेट का है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके एडमिशन लेता है 15% की, तो उसको यहाँ पर कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ कोई बच्चा महाराष्ट्र स्टेट का है, 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग करता है या फिर 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करता है लेकिन उसके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है, तो उसको यहाँ पर टोटल कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, कैटेगरी के हिसाब से किस कैटेगरी के लिए कितनी फीस पे करनी है, किस नाम से डीडी बनाना है, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल के लिए आपको यहाँ पर कितना फीस पे करना होता है एमबीबीएस कोर्स के लिए फर्स्ट ईयर का, तो उसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। फीस के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल सीट कितने हैं, ऑल इंडिया कोटा के लिए कितने सीट होते हैं, स्टेट काउंसलिंग के लिए कितने सीट होते हैं, अदर रिजर्वेशन जो कि आपका डिफेंस 1 डिफेंस 2 होता है, महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर होता है, तो उनके लिए कितने सीट है और हर कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर कितने सीट होते हैं, तो उसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और सीट का जब हम पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा सीट देखेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितने सीट होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया था इस कॉलेज के अंदर। लास्ट ईयर हर कैटेगरी के अंदर से फर्स्ट बच्चों को एडमिशन दिया गया था, उसका नीट स्कोर प्लस ऑल इंडिया रैंक क्या था। उसके बाद बात करेंगे कि सेम कैटेगरी के अंदर से लास्ट बच्चे को लास्ट ईयर एडमिशन दिया गया था, तो उसका ऑल इंडिया रैंक प्लस नीट स्कोर क्या था, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि 2024 के लिए आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कौन सा लेके चल सकते हो, कितना स्कोर करने के बाद आपको यहाँ पर अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है, तो बाद में उसके हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो अभी हम बात करेंगे कि आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर बात करें यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले आपके पास नेशनलिटी डोमासाइल होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर एसएससी का मार्कशीट भी होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जिसके ऊपर कि आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है ना, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। पासिंग वाला डॉक्यूमेंट जो है ना यहाँ पर कंपलसरी नहीं है लेकिन आपके पास होगा तो आप यहाँ पर बिल्कुल सबमिट कर दीजिएगा। उसके पास आपके पास यहाँ पर नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए जो कि 2024 का आपको देना पड़ेगा। लास्ट ईयर का पीडीएफ है, ब्राउचर है, इसलिए यहाँ पर आपको 2023 नजर आ रहा है लेकिन आपको 2024 का यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड देना पड़ेगा नीट यूजी 2024 का। उसके बाद आपको यहाँ पर एक अलॉटमेंट लेटर सबमिट करना होता है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो, आप महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट काउंसलिंग करोगे तो आपको सीईटी सेल का एक अलॉटमेंट लेटर देना होता है। जिस भी राउंड में के अंदर आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, मान लीजिए राउंड 1 के अंदर मिल गया तो राउंड 1 का अलॉटमेंट लेटर देना पड़ेगा, राउंड 2 के अंदर मिल गया तो राउंड 2 का अलॉटमेंट लेटर देना पड़ेगा। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके जाते हो तो फिर आपको एमसीसी का एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन काउंसलिंग करने के बाद आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर जो कि रिजर्व कैटेगरी के बच्चे होते तो उनके लिए तो आपके पास यहाँ पर कास्ट होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर फीजे एसबीसी ओबीसी एनटीबी एनटीसी एनटीडी कैटेगरी में आता है तो उसके पास एनसीएल जो है वो भी होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नॉन क्रिमिनल ईयर भी आपके पास होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है ओपन कैटेगरी का है लेकिन उसका इनकम अगर 8 लाख से नीचे है तो फिर उसको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस भी यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर आधा फीस जो है गवर्नमेंट पे करेगा, आधा आपको पे करना होगा। उसके पास देखो यहाँ पर आपको एक गैप एफिडेविट होना चाहिए। जो बच्चे ने मान लीजिए कि 12th क्लास के अंदर एग्जाम दिया है इसी साल, जिन्होंने 12th पास आउट किया है, उनको गैप एफिडेविट देने की जरूरत नहीं होती है। फिर कोई बच्चा है जिसने कि 2 साल पहले 12वीं पास आउट किया था लेकिन आपने एडमिशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में डाल के रखा था, तो अगर सेकंड ईयर का टीसी निकाल के एडमिशन करेंगे तो उनको भी गैप एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसने कि गैप लिया यानी कि 12th क्लास पास आउट किया था लेकिन उसके बाद कोई भी एजुकेशन के लिए एडमिशन नहीं लिया था, जस्ट उन्होंने 1-2 ड्रॉप किया और अभी एमबीबीएस के लिए एडमिशन के लिए ट्राई करेंगे या फिर बीएमएस बीएचएमएस के लिए, तो फिर आपको यहाँ पर गैप एफिडेविट बनाकर सबमिट करना है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो फिजिकल फिटनेस का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको एक ब्राउचर रिलीज किया जाएगा सीईटी सेल के ऊपर या फिर जो भी आपका एमसीसी होता है ना उनकी तरफ से, तो उसी फॉर्मेट के अंदर आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। इसका पीडीएफ जो है लास्ट ईयर का मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी डाल के रखा है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हर एक पीडीएफ हम शेयर करेंगे और ये भी जो ब्राउचर है ये भी हम वहां पर शेयर करेंगे। जब 2024 का रिलीज हो जाएगा ना तो वो भी हम उस ग्रुप के अंदर एकदम फ्री में शेयर करेंगे, तो आप वो ग्रुप को ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। उसके बाद देखो अगर अदर डॉक्यूमेंट की बात करें यहाँ पर तो आपको लगभग यहाँ पर अपना आधार कार्ड भी साथ में रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो माइग्रेशन वाला जो है कंपलसरी नहीं है, आप उस रिजर्वेशन में आते हो
तो यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद देखो आपको टीसी यहाँ पर कंपलसरी देना पड़ेगा। डिफेंस के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3 उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप होता है जो कि पीडब्ल्यूडी बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। उसके बाद अगर आप हिल एरिया में आते हो तो हिल एरिया के थ्रू भी आप काउंसलिंग कर सकते हो। इलेक्शन कार्ड यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं, आपके पास है तो आप यहाँ पर बिल्कुल सबमिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर पासपोर्ट साइज के जो फोटोग्राफ है ना, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय नीट एग्जाम के दिए थे ना, तो वो आपके पास होने चाहिए। एडमिशन के टाइम आपको देना कंपलसरी होता है। राशन कार्ड जो कैटेगरी के बच्चे हैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको राशन कार्ड देना पड़ेगा। आपका एडमिशन होने के बाद भी आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम ज्यादा यहाँ पर क्रिएट नहीं हो जाएगा, लेकिन आपके पास है तो आप यहाँ पर इसे साथ में जरूर लेके जाइएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ये बाकी अदर डॉक्यूमेंट है, इनको अभी यहाँ पर थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट तो होना ही चाहिए। उसके बाद देखो इनकम किन के लिए होना चाहिए, जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी में आएंगे या फिर आपका एसबीसी कैटेगरी है, मान लीजिए कोई फीजे एनटी कैटेगरी में आते हैं, एनटी बी वाले, एनटीसी वाले, एनटी डी वाले, या फिर जो बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करेगा तो उनका इनकम होना चाहिए और आपका इनकम 8 लाख से नीचे होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको इनकम भी यहाँ पर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर डीडी नजर आ रहा है ना, तो डीडी आपका फीस जो होता है ना कॉलेज का फर्स्ट ईयर के लिए, तो आपको डीडी बनाना होता है। तो डीडी आपको यहाँ पर बैंक का डीडी सबमिट करना पड़ेगा। कैश के अंदर फीस वहां पर नहीं लिया जाता है फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आप वहां पर पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको यहाँ पर डीडी बनाकर ही देना पड़ेगा। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो डीडी किस नाम से बनाना है उसकी भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अभी हम बात करें यहाँ पर फी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, जो भी 2023-24 का लास्ट ईयर का फी स्ट्रक्चर क्या था उसके बारे में। 2024 के अंदर यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है। देखो जो बच्चे ओपन कैटेगरी के जिनका की इनकम 8 लाख से ज्यादा है, या फिर जो बच्चे ओबीसी, एसबीसी, फीजे, एनटी, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी के थ्रू अप्लाई करेंगे और उनका इनकम 8 लाख से ज्यादा होगा, या फिर जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके आएंगे ना, तो उनके लिए कौन सा फीस रहेगा। तो यहाँ पर जो भी फीस आपको नजर आ रहा है ना टोटल फीस, तो आपको यहाँ पर उन बच्चों को ये फीस पे करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद मान लीजिए जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास की कैटेगरी के पूरे डॉक्यूमेंट है और इनकम भी 8 लाख से नीचे है, तो उनके लिए यहाँ पर ये वाला फीस आपको देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस ईबीसी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो उनके लिए आपको यहाँ पर थर्ड जो पैराग्राफ है ना उसके अंदर जो फीस है ना वो आपको देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें तो आपको ट्यूशन फीस होता है ओपन कैटेगरी वाले बच्चे या फिर जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके आएंगे, या फिर जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं लेकिन उनका इनकम अगर 8 लाख से ज्यादा है, तो उनके लिए यहाँ पर लगभग 1,25,700 आपको ट्यूशन फीस देना पड़ेगा। बाकी रिजर्व कैटेगरी जो बच्चों का इनकम 8 लाख से नीचे है, ओबीसी, एसबीसी, फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, एससी, एसटी, तो उनके लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं होता है, इस बात का ध्यान रहे। और एससी एसटी के लिए कोई भी मतलब इनकम का रूल नहीं है, इस बात को भी आपको थोड़ा सा समझ लेना है। अगर आप ईबीसी ईडब्ल्यूएस के थ्रू करोगे तो आपको यहाँ पर लगभग 62,850 रुपीज पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर लाइब्रेरी फीस होता है जो कि 1,000 रुपीज है, हर कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पर पे करनी होती है। एडमिशन फीस होती है जो कि 1,500 है, सबके लिए यहाँ पर सेम फीस आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जिम खाना फीस होती है 500 रुपीज, हर कैटेगरी वाले बच्चों को सेम फीस देना पड़ेगा। उसके बाद डेवलपमेंट फीस होता है जो कि 5,000 रुपीज है, जो कि आपको बाद में रिफंड दिया जाएगा, लेकिन सभी कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पर देना होता है। उसके बाद लाइब्रेरी का एक डिपॉजिट लिया जाएगा, सॉरी डेवलपमेंट फीस आपको यहाँ पर रिफंड नहीं मिल जाता है, जो डिपॉजिट है ना वही बस आपको यहाँ पर रिफंड दिया जाता है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया है कि जो कि आपको डेवलपमेंट फीस होता है ना वो आपको रिफंड नहीं मिलता है, आपको जो डिपॉजिट लिया जाएगा ना वही यहाँ पर रिफंड दिया जाता है। अगर लाइब्रेरी डिपॉजिट की बात करें तो 2,000 रुपीज है, जो कि आपको यहाँ पर बाद में रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मनी की बात करें, ये जो आपका डिपॉजिट होता है ना उसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये आपको बाद में रिफंड मिल जाएगा। वो 3,000 है तो टोटली 5,000 रुपीज आपको बाद में रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद देखो यूनिवर्सिटी का एक फीस होता है 500 रुपीज, जो कि हर कैटेगरी वाले बच्चे को होता है, वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट फीस होता है जो कि 100 रुपीज है, ये भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर बात करें यहाँ पर कि आप ओपन कैटेगरी के बच्चे या फिर रिजर्व कैटेगरी में आते हो एससी एसटी को छोड़ के, और आपका इनकम जो है 8 लाख से ज्यादा है, या फिर आप यहाँ पर अदर स्टेट के बच्चे हो, कोई भी कैटेगरी आपका आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके आते हो, तो फिर आपको यहाँ पर लगभग 1,39,300 रुपीज आपको टोटल फीस यहाँ पर फर्स्ट ईयर में देना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल है आपके पास, आपका इनकम जो 8 लाख से नीचे है, भले आप काउंसलिंग 15% की करो, 85% की करो, आपको यहाँ पर सिर्फ 13,600 रुपीज ही फीस पे करना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस ईबीसी कोटा के थ्रू काउंसलिंग करते हो तो फिर आपको यहाँ पर 76,450 रुपीज जो है टोटल फीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। देखो अगर हम बात करें यहाँ पर डीडी के लिए, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट डीडी बनाना है, जो कि आपका यहाँ पर 12,600 का आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा ओपन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, या फिर जो कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग करके आएंगे, या फिर जिनका की इनकम 8 लाख से ज्यादा है, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए। सेकंड डीडी की बात करें तो 1,26,700 रुपीज आपको यहाँ पर पूरा डीडी बनाना पड़ेगा, सेकंड वाला। रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट डीडी आपको यहाँ पर लगभग 12,600 का बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर 1,000 का एक डीडी बनाना पड़ेगा जो कि सेकंड डीडी होगा। वही अगर ईडब्ल्यूएस ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट डीडी आपको यहाँ पर 12,600 का बनाना है, सेकंड डीडी आपको ट्यूशन फीस का बनाना है जो कि 63,000
₹1,850 आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जो इस कॉलेज का डीडी बनाना है ना, जो कि आपका नेशनल बैंक का होना चाहिए, और आपको किस नाम से बनाना है, डीन श्री भाऊसाहेब हीरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धुले, पेबल एट धुले, इस नाम से आपको यहाँ पर दोनों डीडी बनाकर इस कॉलेज के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। और बाकी अमाउंट एक ₹1,500 जो होता है ना एडमिशन का, तो आपको यहाँ पर कैश में पे करना है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ₹797 आपको एक अदर फीस है जो कि आपको यहाँ पर पे करना होगा। तो टोटल जो भी फीस है ना, तो उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया है। देखो ब्राउचर के अंदर बाकी जो भी चीजें है ना, उसे भी आप एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन जब नीट यूजी का ब्राउचर रिलीज हो जाएगा ना, उसके अंदर भी ये चीजें मेंशन होगी। तो आपको मेनली यही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आपको फीस कितना देना है, आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए, बाकी जो रिटेंशन फॉर्म वगैरह होता है ना, तो जब आप ऑफलाइन एडमिशन के लिए जाओगे अलॉटमेंट होने के बाद, तो कॉलेज वाले आपके साथ सामने आपको यहाँ पर ऑफलाइन के अंदर भी दे देंगे। तो आप फिर उसे फिल करके आप वहाँ पर जो अपना रिटेंशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो जब ऑफलाइन के लिए एडमिशन के लिए जाओगे तब कॉलेज वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेगा। तो बस आपको अभी चॉइस फिलिंग के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ना, उसे मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है फीस स्ट्रक्चर एंड डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। लेकिन फिर भी आप रीड करना चाहते हो तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, तो वहां से आप इसे रीड कर सकते हो। देखो अभी हम बात करेंगे श्री भाऊसाहेब हीरे मेडिकल कॉलेज है ना धुले के अंदर, तो इसका टोटल इंटेक कैपेसिटी कितना है। तो आपको यहाँ पर 150 टोटल इंटेक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। उसमें से 23 सीट आपको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का नजर आ जाएगा, जो कि जिनके पास डोमासाइल नहीं है वैसे बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। देखो उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर कि कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर कितने सीट वैकेंट होते हुए नजर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एससी कैटेगरी के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात शेयर करूंगा। जनरल जो कोटा होता है ना, यहाँ पर उसी कैटेगरी का जो मेल प्लस फीमेल स्टूडेंट होता है ना, जिसका कि नीट स्कोर ज्यादा होगा, उसे अलॉटमेंट किया जाएगा। वुमन कोटा के अंदर से सेम कैटेगरी की जो लड़कियां होती है उन्हें अलॉटमेंट किया जाता है। ऑर्फन के लिए ऑर्फन बच्चों का अलॉटमेंट होता है। पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप होता है। जनरल हिल एरिया के अंदर जो हिल एरिया के थ्रू काउंसलिंग करेगा, जो जनरल की सीट होते हैं वो बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों के लिए होते हैं। लेकिन वुमन हिल एरिया सेम कैटेगरी के अंदर से जिस लड़की के पास हिल एरिया का डॉक्यूमेंट है उसे ही अलॉटमेंट किया जाता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए, तो जनरल के 10 सीट देखने को मिल जाएगा। वुमन के लिए आपको यहाँ पर 5 सीट है, और पीडब्ल्यूडी का फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो 4 सीट है जनरल का। वुमन के लिए 3 सीट मिल जाएगा, 1 सीट फिजिकल हैंडीकैप का, और जनरल हिल एरिया का आपको 1 सीट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर फीजे के लिए तो 2 सीट है जनरल का, 1 सीट है वुमन कोटा का। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें एनटी बी का, तो 3 सीट है जनरल का, 1 सीट है वुमन कोटा का। एनटीसी की बात करें तो 3 सीट है जनरल का, 1 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का मिल जाएगा। उसके बाद अगर एनटी डी का बात करें तो 2 सीट है जनरल का, 1 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। एनटीडी के बाद अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 14 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जनरल का। और ओबीसी कैटेगरी के जो सीट होते हैं ना, वही आप एसबीसी कैटेगरी के लिए लेके चलिएगा। उसके बाद 7 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा, 1 सीट ऑर्फन का आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट नजर आ जाएगा, और जनरल हिल एरिया का 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो बहुत ज्यादा सीट नजर आ रहे हैं, तो टोटल सीट है जो कि एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी के जो भी रिजर्व कैटेगरी ना, उनके कुल मिलाकर। उसके बाद अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कोटा का, तो 8 सीट आपको जनरल का मिल जाएगा, 3 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। पीडब्ल्यूडी का 1 सीट है यहाँ पर, और वुमन हिल एरिया का 1 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका जनरल कैटेगरी होता है उनके लिए। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर जो कि आपका ओपन कैटेगरी के लिए टोटल सीट कितने हैं, तो 28 सीट आपको जनरल का मिल जाएगा, 14 सीट यहाँ पर वुमन के लिए है, 2 सीट आपका यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप का, और 1 सीट आपका यहाँ पर जनरल हिल एरिया का देखने को मिल जाएगा। तो 121 टोटल सीट आपको यहाँ पर जो है कैटेगरी के अंदर से फिल किया जाएगा। 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है ना, वहां से। बाकी अदर रिजर्वेशन की सीट की बात करें तो 2 सीट है डिफेंस 1 के लिए जनरल का, 1 सीट वुमन का मिल जाएगा। डिफेंस 2 की बात करें तो 1 सीट है जनरल का, और डिफेंस 3 का 1 सीट मिल जाएगा आपको जनरल के थ्रू। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का कोई भी सीट यहाँ पर नजर नहीं आ जाएगा। तो अदर रिजर्वेशन के टोटल 5 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अदर रिजर्वेशन का 5 सीट है। ऑल इंडिया कोटा का आपको यहाँ पर लगभग 3 सीट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर स्टेट कोटा का, तो 128 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और टोटल इंटेक कैपेसिटी आपका 150 यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। अभी हमने सीट के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा किया। अभी हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर का यहाँ पर कट ऑफ क्या था। देखो अभी हम बात करेंगे भाऊसाहेब हीरे मेडिकल कॉलेज धुले का फाइनल कट ऑफ 2023-24 के लिए क्या गया था। हर कैटेगरी के अंदर से मैं आपके यहाँ पर फर्स्ट बच्चा जिसको कि इसी कॉलेज के अंदर अलॉटमेंट हो गया था, तो उसका नीट स्कोर प्लस ऑल इंडिया रैंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ लास्ट बच्चा सेम कॉलेज के अंदर सेम कैटेगरी के ऊपर जो सीट अलॉटमेंट हो गया था ना, तो उसका नीट स्कोर प्लस ऑल इंडिया रैंक क्या था, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए फर्स्ट बच्चा जिसको कि एडमिशन मिला था, उसका नीट स्कोर की बात करें तो 509 देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 99,955 आपको
ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। अगर लास्ट बच्चे की बात करें तो 497 आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 1,11,633 आपको उस बच्चे का जो ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करें एसटी कैटेगरी का, जो कि फर्स्ट बच्चे को अलॉटमेंट हो गया था, उसके अगर नीट स्कोर की बात करें तो 401 आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग 2,28,690 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर लास्ट बच्चे की बात करें तो 368 आपको उस बच्चे का जो यहाँ पर नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें ऑल इंडिया रैंक का तो लगभग 2,81,678 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर फीजे कैटेगरी के लिए, फर्स्ट बच्चा 540 आपको यहाँ पर नीट कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 72,582 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। लास्ट बच्चे की बात करें तो 538 आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा और 74,050 आपको उस बच्चे का जो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। उसके बाद आपका एनटीबी कैटेगरी आता है। एनटीबी कैटेगरी की बात करें फर्स्ट बच्चे का तो 521 नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग यहाँ पर 88,398 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। अगर लास्ट बच्चे की बात करें तो 509 आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग यहाँ पर 99,875 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर एनटीसी कैटेगरी की बात करें फर्स्ट बच्चे के नीट स्कोर की तो 586 आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो लगभग यहाँ पर 37,386 आपको उस बच्चे का जो ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर लास्ट बच्चे की बात करें तो 577 आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 44,018 आपको उस बच्चे का जो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद आपका एनटीडी कैटेगरी होता है। एनटीडी कैटेगरी की बात करें फर्स्ट बच्चे का तो 595 आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 32,264 आपको उस बच्चे का जो है ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें लास्ट बच्चा तो 587 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें ऑल इंडिया रैंक का तो लगभग 36,866 आपको उस बच्चे का जो यहाँ पर साफ साफ ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट बच्चे की बात करें ओबीसी कैटेगरी के अंदर से फर्स्ट बच्चा जिसको कि एडमिशन मिला था 602 आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 27,620 आपको नजर आ जाएगा। अगर बात करें लास्ट बच्चा तो 590 आपको यहाँ पर नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक तो 35,106 आपको उस बच्चे का जो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो यहाँ पर 601 फर्स्ट बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 28,268 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। अगर बात करें लास्ट बच्चे का तो 594 नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा और 32,695 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा। उसके बाद ओपन कैटेगरी की बात करें तो 616 यहाँ पर फर्स्ट बच्चे का नीट स्कोर मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक तो लगभग यहाँ पर 20,299 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। अगर बात करें लास्ट बच्चे का तो 592 आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। 30,274 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें डिफेंस 1 के लिए तो 551 के ऊपर अलॉटमेंट हो गया था लास्ट बच्चे को। अगर बात करें ऑल इंडिया रैंक का तो 62,873 आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अदर रिजर्वेशन के अंदर डिफेंस 2 की बात करें तो 556 के ऊपर अलॉटमेंट हो गया था लास्ट बच्चे को। अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो यहाँ पर 59,624 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर डिफेंस 3 के लिए तो 581 आपको लास्ट कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 40,876 आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद जो आपका फिजिकल हैंडीकैप एक रिजर्वेशन होता है ना, उसकी बात करें तो 128 आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 10,66,918 आपको उस बच्चे का जो ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा। देखो अगर मैंने कोई नीट स्कोर या ऑल इंडिया रैंक अगर गलत बोल दिया होगा तो आप इसे स्क्रीन के ऊपर देख के करेक्ट कर लीजिएगा और कमेंट में आप हमें बता भी सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 2024-25 के लिए क्या जाएगा, तो देखो अभी जो भी मैंने यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक आपके साथ शेयर किया ना, वो ऑल इंडिया रैंक आप यहाँ पर अभी के लिए जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलिएगा 2024-25 के लिए। लेकिन मान लीजिए कि जो 10-12 न्यू कॉलेज ऐड होने वाले ना गवर्नमेंट वाले, अगर वो ऐड हो जाएगा तो हो सकता है कि इन कॉलेज का कट ऑफ अगर कम ना जाए, लेकिन जो ऑल ओवर एमबीबीएस का कट ऑफ है ना, वो आपको गवर्नमेंट का थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो टॉप वाले कॉलेज होते हैं ना, तो उनकी सीट जो है ना बच्चे पहले इनको प्रेफरेंस के अंदर डालेंगे ना, तो अगर कट ऑफ डिक्रीज भी हो जाएगा ना, जो मैंने टॉप के कॉलेज के लिए शेयर किया ना, तो उनका कट ऑफ इतना ज्यादा डिक्रीज होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन जो ओवरऑल न्यू कॉलेज ऐड हो जाएंगे तो उनके अंदर आपको लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर पूरे के पूरे जितने कॉलेज को एनएमसी ने परमिशन दे रखा है ना, उतने के उतने अगर स्टार्ट हो जाएंगे तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलना है ना, जो भी ऑल इंडिया रैंक मैंने आपके हर वीडियो के अंदर या फिर इस वीडियो के अंदर शेयर किया है ना, तो उसे आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलिए। हर कैटेगरी के लिए नीट स्कोर को आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ मत लेके चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों का नीट स्कोर जो है
है बहुत ज़्यादा सेम आ रहा है, इसलिए आपको ऑल इंडिया रैंक को ही यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चलना है। इस बात का आपका ध्यान रखना है और जब रिजल्ट आ जाएगा तब जो ऑल इंडिया रैंक कंपेयर करके भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि लास्ट ईयर स्कोर कितना था, ऑल इंडिया रैंक कितना था और इस साल सेम बच्चे का स्कोर कितना है, ऑल इंडिया रैंक कितना आया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर करता रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको हमारे थ्रू पेड काउंसलिंग करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हो, वहां पर भी हम आपका पेड काउंसलिंग पूरा का पूरा प्रोसेस करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नहीं हमें जो है सर के साथ कॉल के ऊपर बात करके या फिर जो हर एक अपडेट रिलीज हो जाएगा हमें वो पर्सनली एक्सप्लेन करके या फिर पर्सनली चाहिए या फिर पर्सनली आप कॉल के ऊपर हमारे साथ बात करके अपना डाउट सॉल्व करना चाहते हो या फिर एडमिशन के लिए जो है आपको एक पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, तो हमारा एक पर्सनल गाइडेंस कोर्स है जिसका कि 500 रुपीज चार्ज है। अगर आपको जरूरत होगी तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको पर्सनल नंबर हमारा शेयर करेंगे और उसके थ्रू हम आपका हर एक डाउट कॉल के ऊपर बात करके सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ व्हाट्सएप के ऊपर भी आपका हर एक डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।